नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते हम फिर से आपके सामने एक विशेष अतिथि के साथ हाजिर हैं और ये विशेष अतिथि हैं उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह। इनका बहुत ही पॉपुलर एक यूट्यूब चैनल है पब्लिक इंडिया, जिस पर बहुत ज़्यादा जो है लाइक्स और व्यूज़ भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो बात अपनी पत्रकारिता के ज़रिए रखते हैं उस बात में बहुत दम तो होता ही, और तर्क भी होता है और तथ्य भी होते हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं उनका, बिना देरी किए आनंद वर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका चर्चा द ट्रूथ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। जी सर, एक खबर तो ये आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए कि बीजेपी ने अपने 52 या फिर कह लें कि 55, कुछ जगह पर 55 सीटें लिखी हैं, कुछ जगह पर 52 सीटें लिखी हैं, कि इतने सीटों पर बीजेपी ने यूपी के लिए अपने उम्मीदवार जो हैं वो तय कर दिए हैं और जल्द ही जो है लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और जो सहयोगी दल हैं उनके लिए भी 6 सीटें बीजेपी ने तय कर दी हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस तरह की खबरों पर आपके पास क्या जानकारी है और आप इन खबर को किस तरह से देख रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं आगे इसमें जोड़ना चाहूँगी वो ये है कि कैसरगंज से सांसद, बीजेपी के सांसद, जिसे लेकर लगातार बीजेपी आला कमान पर आरोप लगते रहे, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगते रहे कि बीजेपी सांसद जिन पर महिला पहलवानों से छेड़छाड़, यौन शोषण का आरोप है, इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना ही पार्टी स्तर पर, ना ही जो है सरकार की तरफ से उनकी सांसदी जो है रद्द कर दी गई, या फिर कोई कड़ा एक्शन जो है वो नहीं दिखा, ना ही एक सिंगल स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया इस मसले पर। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उनका जो टिकट है वो कैसरगंज से कटने जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों है, इसे जरा विस्तार से बताएं। नहीं, पहली चीज तो यह है कि अभी शाम तक शायद ब्रेकिंग न्यूज आएगी और हमारे सारे जो सरकारी चैनल हैं वो बताने लगेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बनारस से नरेंद्र मोदी जी को टिकट मिल गया है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये आएगी कि गांधीनगर से अमित शाह साहब को टिकट मिल गया है जी। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी इतनी संगठन उसका इतना मजबूत है, उसकी मतलब डबल इंजन सरकार है, इतने दिन से ये चल रहा है, परसों जैसा खबर हुआ है भाई सुबह 3:30 बजे सुबह तक मोदी जी भी बैठे रहे, लिस्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? तो कहीं तो गड़बड़ है। और मैं इसका बैरोमीटर, अगर आप जैसे थर्मामीटर होता है ना कि बुखार देखने के लिए, जनरली ये होता है कि सिर देख लो, माथा गर्म है, उसका एक बैरोमीटर यह है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राह में ब्रजभूषण शरण सिंह पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिसको अभी तक केक वॉक समझा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का मतलब 75 सीट प्लस, और जो बीजेपी के जो रणनीतिकार थे उनको लग रहा था कि जो मेरी सीटें महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, इन सब जगहों से कम होंगी, उसकी भरपाई हम उत्तर प्रदेश से काफी हद तक करेंगे। हालांकि अभी भी उनकी 62 सीटें हैं, लेकिन उसको फिर भी वो 75 की बात कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी ये हुई नेहा जी, अगर आपको याद हो कि 9 अगस्त 2022 में, बार बार इसको रेफर इसलिए करता रहता हूं कि वो रेफरेंस पॉइंट लोगों को समझ में आ जाए जी। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ा था, और उससे पहले कहीं पे भी कोई विपक्ष, इंडिया अलायंस, इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। मोरलेस विपक्ष बिखरा हुआ था, एक यूपीए था, और अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, ये सब लोग अलग अलग अपना, मतलब ये चारों लोग एक तरफ हो गए थे, नॉन यूपीए, नॉन एनडीए, कुछ हम गठबंधन बनाएंगे, लेफ्ट अपना अलग चल रहा था। ऐसे समय में जब नीतीश कुमार जी ने 9 अगस्त 2022 को छोड़ा था, उसके नेक्स्ट डे से ही हवा बदल गई, क्योंकि इंडिया अलायंस बनने में तो 6-7 महीना लगा था, लेकिन फिर चर्चा होने लगी थी कि नहीं नहीं अब ये हो सकता है, अब विपक्षी गठबंधन में कुछ बात आ सकती है, कुछ इस तरह की चर्चाएं हो गई थी और हवा बिल्कुल बदल गई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चर्चाएं हो रही थी, और भाई सार्वजनिक रूप से मैं बिल्कुल ये कहता हूं, मुझे भी ये लगता था कि अखिलेश यादव बहुत देरी कर रहे हैं जी। लेकिन अभी करीब 10 दिन पहले जब अखिलेश यादव जी ने पहला काम ये किया कि उन्होंने गठबंधन को फॉर्मली अनाउंस किया, उनकी पार्टी के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने
एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सार्वजनिक रूप से कर दिया कि 17 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट चंद्रशेखर रावण जी वाली और 62 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मेरा आपका ऐसा मानना है कि उसके जस्ट बाद, जैसे हवा का रुख बदलता है, उसके 24 घंटे तक हवा का रुख बदलने लगा जी। और वो हवा का रुख ऐसा बदला कि बीजेपी को अंतोगत्वा जो उनके पास एक टाइम टेस्टेड, आप चंडीगढ़ में बैठी, यहाँ पे एक बड़ी दवा आजकल चलती है बुखार आने पे, डोलो 650, मतलब बिना मुझे खिला दी जाती है डोलो, बिल्कुल पक्की रामबाण जैसी है जी। वही उनके पास ले दे के एक जो दवा है ईडी सीबीआई वो इनकम टैक्स, वो दवा की डोज, उनकी पहली डोज उन्होंने दे दी जी। तो उनको लगता है कि ये सारी चीजें, अब मुझे लगता है कि कभी कभी अगर नया जो बुखार आया है उसमें बहुत से डॉक्टर्स पूछे अब डोलो काम नहीं कर रही है, खैर क्योंकि अब डोलो इतनी इम्यूनिटी हो गई है डोलो की कि हर एक आदमी को लग गया है कि ये तो आएगा ही आएगा। अगर आप विपक्ष में हैं और आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का कहीं ना कहीं सामना करना ही पड़ेगा जी। तो ये तो बीजेपी की बेचैनी बिल्कुल बुरी तरह से बढ़ गई। दूसरी तरफ जो जो सरकारी मीडिया था, मैं गोदी इसलिए नहीं कहता हूँ, गोदी मतलब मुझे थोड़ा वो शब्द अच्छा नहीं लगता है, इट इज नॉट वेरी रिस्पेक्टेबल जी जी। सरकारी मीडिया है, वो सरकारी मीडिया लगातार चिल्ला रहा था कि इंडिया गठबंधन के अलायंस का क्या हुआ, इंडिया गठबंधन के अलायंस का क्या हुआ, आपस में वो है, टूट है फूट है। मैं नेहा जी आपके माध्यम, क्योंकि आप भाई आप चंडीगढ़ में बैठी हैं, आप भी खूब लोगों से मिलती हैं, आपको कहीं का इंडिया अलायंस मालूम है? हिंदुस्तान, हो सकता है लंदन में या यूएई में हो गया एनडीए का अलायंस, लेकिन हिंदुस्तान के किसी राज्य में क्या आपको मालूम है कि एनडीए का अलायंस हो गया है? मेरी नॉलेज में महाराष्ट्र का अलायंस आपको पता है तो बताइएगा, आंध्र प्रदेश का अलायंस पता है तो बताइएगा, क्योंकि आज तक ये क्लियर नहीं है कि वो चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे कि जगन रेड्डी के साथ जाएंगे। तेलंगाना का अलायंस आपको पता है तो बताइएगा, झारखंड का अलायंस पता हो बताइएगा, बिहार का अलायंस पता हो तो बताइएगा, मतलब पंजाब का अलायंस पता हो तो बताइएगा। मेरा सिर्फ कहना यह है, ये ऐसी पार्टी जो कहती है कि हमारे अलायंस में 38 पार्टियां हैं, उसमें एक जगह भी तो आप अनाउंस कर दीजिए कि मेरा ये एनडीए अलायंस देखिए हो गया और ये हमारा सीट। बीजेपी जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, होता क्या है कि ये सिर्फ लोगों को बड़ी बड़ी बात सुनाते हैं, 370 400 के पार, ये चीजें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसा लगता है कि इस बार नाको चने चबाने पड़ जाएंगे 272 की फिगर के लिए भी। और मैं नेहा जी आपसे इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि आप जिससे भी पूछिए, कोई बीजेपी का व्यक्ति ये जरूर बताए कि 272 मेरी किस किस जगह से, मोदी है तो हो जाएगा, ये नहीं है कोई आंसर। केरल 10 सीटें आ सकती हैं अगर मोदी जी जैसा कहते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मोदी जी अगर केरल से 10 सीट कह रहे हैं तो फिर तो मोदी जी की 500 से ऊपर सीटें आ रही, क्योंकि केरल से 10 सीट, तमिलनाडु से कोई 35-40 सीट, महाराष्ट्र, मतलब इस तरह की अगर कोई बातें करेगा तो उससे आप क्या बात कर सकते हैं जी। लेकिन लोकली अगर कोई आपको बताए कि इनकी 272 सीटें कहां से आ रही हैं, तो ये मैं भी जानने में उत्सुक। अब आ जाते हैं बृजभूषण शरण की बात जी। बृजभूषण शरण का कोई टिकट काटा जा रहा है, मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि बृजभूषण शरण को अगर बीजेपी से कोई दिक्कत होती तो बीजेपी और से बहुत से एक्शन किए होती जी। देश में जैसा माना जा रहा है कि 50% से ज्यादा लोगों का टिकट कट रहा है, उसमें बहुत से बड़े बड़े नाम तो यहां भी आ रहा है कि लोग कह रहे हैं गडकरी साहब का टिकट कट रहा है, तो क्या गडकरी साहब ने भी कोई वैसा काम किया था जो बृजभूषण शरण सिंह ने किया था? अगर वो क्राइटेरिया है, राजनाथ सिंह का भी कट रहा है, तो राजनाथ सिंह जी भी राजपूत हैं, बृजभूषण शरण सिंह जी भी राजपूत हैं, क्या दोनों लोगों ने कोई ऐसा कृत्य कॉमन किया था जिसकी वजह से टिकट कट रहा है? मेरे हिसाब से एक बार जब लिस्ट आ जाए तब में इस पर टिप्पणी, क्योंकि किसका टिकट कटा और किसका नहीं कटा, बृजभूषण शरण सिंह को वैसे भी बीजेपी को इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अगर वो बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल सार्वजनिक रूप से आपको भी पता है, सबको पता है कि जिस तरह से उनको बैक किया गया है, जिस तरह से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में उनके ही जो एक साथी हैं उन्हीं को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है, उनके लड़के भतीजे जितने घर के लोग हैं बाकी अपनी अपनी जगह पोजीशन पे हैं, तो वो एक लोगों के आंख में धूल झोंकने जैसा काम हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह मेरे हिसाब से बीजेपी में उतनी ही पकड़ वैसे भी रहेगी और जैसी अभी थी, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि बृजभूषण शरण सिंह को अमित शाह योगी जी के अगेंस्ट जैसे एक राजपूत चेहरे के रूप में यूज करने की कोशिश करते हैं, उनको पुश करने की कोशिश करते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
जी नेहा जी। नहीं, देखिए नेहा जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी में कोई पार्टनर नहीं होता है। और मोदी जी किसी को पार्टनर नहीं ट्रीट करते हैं। मोदी जी के लिए सब लोग लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं। जी। वो जैसे अनाज बांटते हैं वैसे ये बांटा है उन्होंने। जयंत चौधरी साहब 7 सीटें उनको मिल रही थी उत्तर प्रदेश, ये सार्वजनिक रूप से है क्योंकि ये अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि जी 7 सीटों की बात, ये 10 मांग रहे थे, 7 मिल रही थी, जी। तो इन्होंने 7 सीटें नहीं ली। तो शायद इनको ये लगा कि 2 सीटें अगर मैं बीजेपी के साथ जाता हूं तो एक तो बड़ी भारी बात जयंत चौधरी जी ने कही कि उनको मोदी जी में चौधरी चरण सिंह का अक्स दिखाई देता था, उनका उनका चेहरा दिखाई देता था। तो वो तो भाई चलिए, बाबा का चेहरा दिखाई दे गया तो कुछ भी, वो सीटें नहीं भी देते तब भी चले जाना चाहिए था। लेकिन तो अगर हार्डकोर पॉलिटिक्स की बात करिए तो अगर वो 7 सीटें लड़ते तो वो ज्यादा पॉलिटिकल, उनका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा होता कि 2 सीट होता, ये कोई भी पूछ लेगा, ये किसी को भी समझने की बात है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जयंत चौधरी अभी भी ऑफिशियली बीजेपी के पार्ट नहीं बने हैं, मतलब उनको एडमिट नहीं किया गया, अब ये सब अटकलें हैं। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया पटेल जी के पास बहुत कुछ बार्गेनिंग करने को इसलिए नहीं है क्योंकि उनका दोस्त है, वो अपनी पार्टी की मंत्री खुद हैं और अध्यक्ष हैं। उनके जो पति हैं वो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और वो वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो मियां बीबी की पार्टी है, तो मियां बीबी के अलावा इनको किसी और के लिए कुछ देखना भी नहीं। तो मुझे लगता है 2 सीटें जो थी वो ये लोग इस स्थिति में नहीं कि बार्गेन कर पाए जी। इसके अलावा जो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी, अगर आपको याद हो तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि मैं 6 सीटों पे लड़ूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने 2022 का विधानसभा इलेक्शन में उनको 17 टिकट दिए थे अखिलेश यादव ने, और उस 17 टिकट का मतलब उत्तर प्रदेश में एक एमपी सीट के नीचे 5 एमएलए की सीट मोटे तौर पे होती है। 80 और 403 वो एक सीट के पीछे 5 सीटें। इनको वैसे इनका अगर हक देखिए तो 3.5 सीटों का तो इनका वैसे भी हक था जी। लेकिन अगर संतुष्ट है एक सीट पे, दूसरी तरफ एक सज्जन अगर आपको याद दिला दूं, संजय निषाद जी हैं, जिनको इस बार हो रहा है कि संजय निषाद जी वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाई इलेक्शन में गोरखपुर के योगी जी के गढ़ में समाजवादी पार्टी के टिकट पे उनके लड़के ने इलेक्शन जीता था, भाजपा को हराया था जी। अब उसके बाद 2017 में जो व्यक्ति इलेक्शन हरा रहा है, नेक्स्ट टाइम उसको बीजेपी का टिकट मिल रहा है, उसका सफर एक टिकट से एक टिकट, पिता पुत्र दोनों चाहते थे कि कम से कम 2 टिकट मिल जाए, 2 टिकट नहीं हुए। लेकिन इस बार्गेनिंग में 1-2 फायदे ये हुए हैं कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है उत्तर प्रदेश जी। ऐसा कहा जा रहा है कि अब कैबिनेट के एक्सपेंशन में वो सारे लोग लाए जा रहे हैं जो नॉन रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अच्छी बात तो नहीं कहते, खराब बातें ज्यादा कहते रहे, कोई छुप उप के नहीं, ऑफिशियल मंच से वो बातें कहते रहे। तो वो शायद अब बीजेपी की एक जो स्ट्रेटेजी है ना, नेम शेमिंग की, वो बीजेपी की आदत में आ गया है कि जैसे किसी को अगर करना तो पहले उसको 4 गाली दो, जो भ्रष्टाचारी है, चोर है, बेईमान है, ये सब करते रहो। उसी तरह से शायद अपने लोगों को भी, उनको ये लगता है कि मुझे इनको कंट्रोल में करने के लिए ऐसे लोगों को भेज दो जो इनको गाली ना। ये ओम प्रकाश राजभर आज से थोड़ी चाह रहे थे। ओम प्रकाश राजभर पिछले 2 साल से लगे हुए थे, जब से 2022 के बाद कि भाई मंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए जी। अब उनकी ये शायद तो पूरी हो रही है, मंत्री वो बन रहे हैं, मंत्री संजय, मतलब मेरा कहना है कि ये कोई ये लाभार्थी योजना है, इट इज नथिंग मोर देन लाभार्थी। ये कोई एनडीए के पार्टनर्स मुझे कहीं पे भी कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई पार्टनर के रूप में नहीं लड़ रहा है। मोदी जी ने आपको जैसे अनाज दे रहे हैं भाई, इतने लोगों को उन्होंने ये दे दिया कि चलो तुम भी रहो, यहाँ पे चैन से रहो, उसके बाद इससे ज्यादा मांगने की कोशिश भी मत। मेरे लिए उत्तर इससे ज्यादा और कुछ है, ये जो सीट शेयरिंग है, इट इज नथिंग मोर देन दैट, ये कोई पार्टनर्स के बीच की बात नहीं जी। तो ये जो तमाम जो सहयोगी दल हैं फिर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के, तो क्या इन्होंने सबने जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता के साथ बने रहने के लिए अपनी पार्टी के साथ समझौता कर लिया? सत्ता ही नहीं है नेहा जी, बात ये भी है कि एक तो डर है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का, इसका डर है। और ये जो नेशनल पार्टीज नहीं होती हैं उनका एक प्रभाव क्षेत्र। अब अगर कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन लड़ना, पिटीशन लड़नी पड़ जाए तो नेशनल पार्टीज के पास तो बहुत से लोग हैं। मान लीजिए
आज समाजवादी पार्टी को तो भाई कपिल सिब्बल उन्होंने ही बना के एक तरह से, मतलब उनके ही वोट से वो बन के राज्यसभा का। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बाद इस तरह के साधन नहीं है। दूसरा जो मुझे लगता है कि ये लोग भी बहुत स्पष्ट हैं, ये अपनी एक स्पेसिफिक जात को रिप्रेजेंट करते हैं। उस जात को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैसा भी ले रहे हैं, खुलेआम भी अगर आप पैसा ले रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं। और जो ऑफर बीजेपी की तरफ से आते हैं, जो जिस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, वो मुझे लगता है कि वो प्रलोभन, मेरे तो कुछ जानकार ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन के बाद अगर सीटों की कमी पड़ी तो ये राहुल गांधी को उतना पैसा अगर दे देंगे तो राहुल गांधी कहेंगे भैया कांग्रेस का कम से कम वो हो जाएगा अगले 50 साल का, क्योंकि कुछ हजार करोड़ों में देते हैं पैसा जी। तो ये पैसा, प्रलोभन और डर दोनों है। ये कोई इनकी और बीजेपी की कौन सी बात, कौन सा आदर्श, कौन सा कमिटमेंट, कौन सी विचारधारा मिलती है, वो मेरी समझ में तो नहीं आता, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद जी। लेकिन बाकी डर और प्रलोभन दोनों है, मिला जुला है उसके लेकिन आनंद सर, आपने ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों की तो स्थिति समझा दी, लेकिन मैं जयंत चौधरी की स्थिति अभी नहीं समझ पा रही हूँ। कहाँ उनको इंडिया गठबंधन के साथ ज़्यादा सीटें मिल रही थी और उनकी पार्टी का जो है किसान आंदोलन के बाद से कहीं ना कहीं जो है वो अपना थोड़ा सा प्रभाव भी पहले से बेहतर कर पाने में सफल भी रहे थे, और अभी भी जो हालात बने हुए किसान आंदोलन के, तो और उसके बाद अब बीजेपी के साथ चले जाने के बाद उनके जो है दादा को जिस तरह से भी भारत रत्न दिया गया, उसके बाद जो स्थितियां बन रही, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के साथ भी समझौता किया। नेहा जी, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, जयंत जी के बारे में जैसा जो आप क्या वो है, वो मुझे भी लगता है। जयंत जी, और मैं नीतीश जी की बात करूंगा इस पे। जयंत जी का एक जो उनके जो चौधरी अजीत सिंह साहब थे, वो मेरे स्कूल के मेरे सीनियर थे, मेरे मतलब हम लोग एलुमनाई में बहुत मिलते थे। अजीत सिंह भाई विदेश में पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, लेकिन उनकी एक जनरल छवि बन नहीं गई थी। वो थे भी, वो हर चुनाव एक नई पार्टी के साथ लड़ते थे। मतलब मैं आरएलडी का ये रिकॉर्ड है कि आरएलडी ने जो भी चुनाव लड़े, उन्होंने 2019 लड़ा था सपा बसपा के साथ, 2014 लड़ा था कांग्रेस के साथ, 2009 लड़ा था उन्होंने बीजेपी के साथ, 2014 लड़ा था उन्होंने। मतलब वो कंसिस्टेंट इतने ज्यादा है कि वो अपने पार्टनर हर चुनाव में चेंज करते जाते हैं। तो उनको शायद ये लगा होगा कि मेरा ये कहीं रिकॉर्ड खराब ना हो जाए कि अगर मैं सपा के साथ कुछ लड़ लूं। लेकिन जयंत चौधरी के बात की एक जनरल इमेज ऐसी थी कि भाई ये चरण सिंह के जैसे, लोगों को चरण सिंह इनमें दिखाई देते थे। लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति जो किसान आंदोलन के समय, हाथरस के समय, अगर आपको हाथरस का जब उस लड़की के साथ तरह से जलाया गया था, जब ये उनके गांव गए थे और जिस तरह से पुलिस ने इनको दौड़ा के पीटने की कोशिश की थी, अगर इनके साथी लोग इनके ऊपर हाथ रख के इनको रोके नहीं होते तो इनका भी उस दिन ठीक से मतलब लाठी चार्ज में इनकी पिटाई हुई है जी। अब ऐसे के बाद भी जयंत चौधरी को वहां जाने में कोई नहीं है, और जाने ही में नहीं है। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी आपको एक टास्क देती है, आपको सारे काम पूरे करने हैं। आप जाएंगे, आपको लोकसभा में इनको कोई बोलने का नहीं था, इनको अलग स्पीकर ने टाइम दिया, मतलब अरे माफ कीजिएगा, वाइस चेयरमैन ने टाइम दिया, धनखड़ साहब ने, और फिर इन्होंने एक लंबा भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उसके बाद जो बीजेपी को करना था वो बीजेपी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तुम बाहर बैठे रहो, पहले ये तुम्हारे, हम जो कहते हैं ना, जो गर्मी है वो उतार दें। तो इनकी गर्मी तो उतार दी गई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इनकी गर्मी उतार दी गई। एंड मेरे लिए भी ये बड़ा प्रश्न है कि जयंत चौधरी ने आखिर उनको मिला क्या, क्योंकि वो 6 साल के लिए राज्यसभा में थे, बंगला दिल्ली का था। बंगले के लिए ये लोग बहुत चिंतित रहते हैं, ये जितने बड़े नेता होते जाते हैं उनका बंगले को लेके उनकी बहुत ही, मतलब आप बंगले को लेके इनसे कुछ करवा लीजिए, खैर बंगला भी था, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं एक दो चीजें लगती है कि पर्दे के पीछे इस देश के कुछ जो पूंजीपति लोग हैं या उद्योगपति हैं, वो काम कहीं ना कहीं करते हैं। वो काम हमको आपको नहीं दिखाई देता है जी। अगर आपको याद हो, वो जो महिला पहलवानों का जिस तरह से उस समय मेडल की बात थी, उसमें कुछ लोग आ गए थे बीच में कि नहीं हम करवाएंगे, और वो टाइटा किया था। तो मुझे लगता है कि एक इस देश का एक वर्ग विशेष, वो क्योंकि आज हम लोग यूपी पे बात कर रहे हैं, उसको हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो एक पूंजीपति कुछ ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि एक विशेष पार्टी की सरकार है, बीजेपी सरकार है वो, जिससे उनके हित ज्यादा आसानी से साधे जा सके जी। और मुझे जयंत चौधरी के जाने की
कोई लॉजिकल काम तो नहीं लगता। जैसे नीतीश कुमार का वहां जाके उनको क्या मिला है, ये शायद नीतीश कुमार को भी नहीं पता है कि उनको क्या मिला। हम लोग तो ढूंढ ही रहे हैं कि उनको क्या मिला। बिल्कुल पर बिल्कुल। आनंद सर, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि 75 पार जिनकी आयु हो चुकी है या फिर नॉन परफॉर्मेंस जिनकी रही है, उन सांसदों का पत्ता कटने वाला है, तो क्या बीजेपी किन चेहरों पर दाव लगाती दिख रही है? और एक इशारा तो आपने कर ही दिया है कि सीएम योगी को कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल करती हुई भी बीजेपी दिखती है, जो ये सीटें जो प्रोबेबल लिस्ट कही जा रही है, अगर उसका ही आकलन किया जाए। नेहा जी, मुझे जो लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है, और जो बीजेपी में जो टिकट मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं एक ही क्राइटेरिया है, दूसरा नहीं। 100% मोदी जी के सामने आपको नतमस्तक रहना है। कैबिनेट में अगर आप बैठे हैं तो मैं ऐसी कैबिनेट चाहता हूं कि जहां पे आप प्रश्न तो भूल जाइए। अगर मैं कोई बात कहता हूं कि जिस तरह की बात करते हैं कि 10 सीटें, या मैं पानी के अंदर जाके पूजा करने लगता हूं, तो इस पे सब लोग ताली बजाएं। अगर एक आदमी भी ताली नहीं बजा रहा है तो वो मोदी जी के लिए काम कर नहीं। तो वो जो इस बार का क्राइटेरिया 75 साल और यंग और काला और पीला और नीला और लंबा और छोटा और बौना कुछ नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है कि मोदी जी के प्रति 100% कमिटमेंट हो। मोदी जी की हर झूठी सच्ची बात पे ताली बजाइए, और मतलब इसके अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं। तो ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि वो 75 साल। एक इसलिए एक जिज्ञासा और सामने आई है जब आपने इस क्राइटेरिया की बात कही है। एक आज ही की डेवलपमेंट है कि गौतम गंभीर ने भी इच्छा जताई है कि वो लोकसभा चुनाव में या फिर राजनीति से ही अब खुद को अलग रखना चाहते हैं। तो उनके इस फैसले को क्या, हालांकि ये उत्तर प्रदेश से अलग का विषय है, लेकिन मैं समझ लेना चाहती हूँ कि इस तरह का जब बयान आता है, स्टेटमेंट आता है, तो इसे क्या समझा जाए गौतम गंभीर? देखिए, दो तीन चीजें जरा कॉम्प्लेक्स है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 चीजें कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए बहुत सी परतें खोलनी पड़ेंगी। गौतम गंभीर का इस बार जैसी खबर है कि उनसे कहा गया था कि नई दिल्ली से तुम्हें टिकट नहीं दिया जाए। गौतम गंभीर, एक ध्यान और रखिएगा, गौतम गंभीर क्रिकेटर हैं, और क्रिकेट भी एक वो काम जितना सियासत का पॉलिटिकल करते हैं उतना क्रिकेट करते हैं। इस देश में क्रिकेट कौन कंट्रोल करता है ये आपको पता है। तो वो तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं। तो वो आपको, एक तो मोदी जी को खुश रखना है। अब अगर क्रिकेट आपके पास है तो अमित शाह साहब को भी आपको उतना ही रखना है इन गुड ह्यूमर। तो अमित, इनका टिकट नहीं, जैसा कहा जा रहा है, भाई हमारे सामने तो कोई बात नहीं हुई, तो जैसे सूत्रों से पता लगता है। तो सूत्र है कि गौतम गंभीर जी का टिकट कट रहा था। गौतम गंभीर कहते थे कि मैं नई दिल्ली से ही लड़ना चाहूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। इनसे कहा जा रहा था दूसरी जगह। जैसे अब अक्षय कुमार की बात हो रही है और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि अक्षय कुमार का तो घर भी चांदनी चौक में है, वो भाटिया जी भी हैं। अक्षय कुमार का घर चांदनी चौक नहीं था। दर्शकों को बता दूं, अक्षय कुमार इस देश का नागरिकता छोड़ के कैनेडियन नागरिक बन चुके थे। अब वो एकदम फिर से हो गए हैं वो अलग बात है, लेकिन अक्षय कुमार ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी थी। और मोदी जी का जब इंटरव्यू किया था उस समय वो इस देश के नागरिक नहीं थे। तो ठीक है, अब आप किसी को कुछ कहिए कि नहीं वो तो यहीं के हैं। कल के दिन आप ट्रम्प साहब को कहने लगे नहीं वो चांदनी चौक क्या, वो तो नई दिल्ली में उनके पीछे घर में रहते थे मेरे। वो तो ये सब आप कुछ बातें करें, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे जो ज्यादा बात तंग कर रही है, या जिससे मैं थोड़ा मतलब अचकचा गया हूं, गौतम गंभीर की जगह जो नाम आ रहे हैं, मतलब ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये टिप्पणी करना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है। लेकिन चूंकि आपने कहा, जैसे टिकट तो अभी तक कटा नहीं है, जब लिस्ट आएगी तभी कटा माना जाएगा। लेकिन जो नाम आ रहा है उसमें कहा जा रहा है 7 में से 4 लोगों के टिकट कट रहे हैं जो सिटिंग एमपी हैं उनके। और जो नाम नई दिल्ली से आ रहे हैं वो इतने सूरमाओं के नाम है कि आपको लगेगा कि सुबह सुबह आप प्रणाम करने लगी और अगरबत्ती जलाने लगी। एक कपिल मिश्रा जी और दूसरी नूपुर शर्मा जी के बीच में टाई है कि इनमें से किसको टिकट मिलेगा। तो इतने पराक्रमी और इतने यशस्वी लोग अगर बीजेपी में हैं तो एक नई दिल्ली तो बहुत ही अच्छे तरह से इन लोगों को ट्रीट करेगी। तो मैं ये बात से जोड़ दिया, गौतम गंभीर का टिकट काटा जा रहा था जी। क्यों काटा जा रहा था, उसके कारण कहीं ना कहीं बीसीसीआई से भी जुड़े हुए हैं। ये सब ये किसी को पता तो रहता नहीं है, लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से गुत्थम है। तो मुझे लगता है गौतम गंभीर ने ठीक ही किया कि उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास ले लिया।
जी, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का भी पत्ता कटने वाला है। रीता बहुगुणा है, कानपुर से हैं सत्यदेव पचौरी, बरेली के सांसद हैं संतोष गंगवार। इन सब के टिकट पर संकट बताया जा रहा है। फिर मेरठ से सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, सांसद वरुण गांधी, सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी। इन सब के जो है नाम कट रहे हैं। इन सब पर क्या टिप्पणी? नहीं, मुझे दो तीन आप जो, क्योंकि आपने नाम लेते जा रहे हैं, नाम के साथ बता दो। हेमा मालिनी का जहां तक मुझे टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि हेमा मालिनी को मथुरा में उनके पास कोई और नहीं, वो हेमा मालिनी को ही लड़ाएंगे। उनकी बहुत पुरानी वो है संतोष गंगवार से। संतोष गंगवार से ये 8-8 9 भाई, सबसे संतोष गंगवार की दिक्कत क्या है कि जब वो बैठेंगे तो कहा जाएगा 9 बार के सांसद, सबसे सीनियर। तो हमसे सीनियर कोई नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ बैठे और आप कहिए आप मुझसे नहीं, तो आप नहीं, आप फिर बाहर निकलिए। अगर आप मुझसे किसी भी तरह से हैं तो आप इस बातचीत में रहने लायक नहीं। तो वो संतोष गंगवार की बेचारे केवल एक दिक्कत है कि वो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, लगातार जीतते हैं, और कोई भक्ति में मोदी जी के कारण नहीं जीतते हैं, वो टंके की चोट पे अपनी वजह से जीतते हैं। तो ये उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो उनका इस आपने कुछ और नाम लिए थे, जो लास्ट नाम लिया था, मतलब सब जी, मेनका गांधी, वरुण गांधी। मेनका गांधी, वरुण गांधी में एक चीज देख लीजिएगा, जो मेरी सूचना है, वरुण गांधी का टिकट नहीं कट रहा है। वरुण गांधी ने जाके साष्टांग दंडवत करके नमस्ते करके माफी मांग ली है। और वरुण गांधी के अब आप ट्वीट्स देख लीजिए पिछले 15 दिन से, उनको मोदी जी में संजय गांधी का अक्स नजर आने लगा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से वरुण गांधी का टिकट नहीं कट रहा है। झगड़े में यह हो सकता है कि 2 में से मां बेटे की जगह एक ही को टिकट दिया जाए, लेकिन मेरी जो सूचना है उसके अनुसार वरुण गांधी साष्टांग हो गए हैं, उनको वहां पे संजय गांधी का अक्स दिखने लगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मैं समझना चाहूंगी कि ये रीता बहुगुणा और कानपुर से जो सांसद है सत्यदेव पचौरी, प्रयागराज की सांसद जो है रीता बहुगुणा। हाँ, रीता बहुगुणा काम की नहीं है, क्योंकि रीता बहुगुणा काम की इसलिए नहीं है कि वो बहुत कुछ चाहती हैं। देखिए, रीता बहुगुणा का भी दिक्कत क्या है कि ये स्थिर नहीं है। रीता बहुगुणा को जितना देखिए, ये शुरू में समाजवादी पार्टी में थे, फिर ये आ गई कांग्रेस में। कांग्रेस ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ था और खुली छूट दी थी। और मैं ये भी कहूंगा कि अच्छी, मतलब एज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 2009 में ये 19, 20 या 22 सांसद जिता के लाई। इनकी दिक्कत क्या है कि इनके जो अब ये पूरा पैकेज है, मतलब आपको सिर्फ एक से नहीं होगा, वो पूरे पैकेज को समझना होगा। अब इनके साथ क्या है, इनके भाई साहब हैं, दूसरा पे इनके लड़के हैं, तो ये कुनबे को लेकर पूरी बातचीत होती है। विजय बहुगुणा साहब, अगर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, जब विजय बहुगुणा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो उस समय वो जो अपने रावत जी थे, अरे जो मंत्री, मतलब मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत जी ने की सारी मेहनत की। विजय बहुगुणा तो एक दिन भी कहीं प्रचार में नहीं गए थे। हरीश रावत जी ने सारी मेहनत की। हरीश रावत जी की जो थाली जो उनको खाने चाहिए थी, वो क्योंकि गणेश परिक्रमा तो कांग्रेस में चलती है ना। आप जैसे जयंत चौधरी क्यों गए वहां, उसी तरह से एक आपको अगर कहीं से मिल जाए इसका आंसर तो मुझे बता दीजिएगा। राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश के वो क्यों मनाए जाते हैं प्रभारी, अगर आपके पास इसका आंसर हो, उन्होंने कौन सा प्रधानी का इलेक्शन जीता था वो छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस में मनाए जाते हैं। तो ये जो विजय बहुगुणा गणेश परिक्रमा करके चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की पारी खेलनी शुरू की थी, तो मेरे ख्याल में वहां पे लगातार ईडी के एक नहीं, ईडी के पूरे दफ्तर को वहीं बैठे रहना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनको हटाना पड़ा। और जब हटाए गए तो उनको पर यह था कि इतना ज्यादा वो खेल चुके थे, अब भाई बहन का पूरा था, तो पूरा पैकेज के तहत उन लोग वहां जा रहे थे। रीटा जी को ये लगता है कि उनको वो जगह, वो स्थान नहीं मिला। भाई रीटा जी को इससे ज्यादा और क्या मिल सकता था? आप इधर से उधर जा रही थी, आप वहां पहुंच गई, इनके लड़के को अब नहीं मिलेगा। हर आदमी अपनी अगली जनरेशन के लिए परेशान है। वो चाहता है कि मेरी जगह नहीं हो तो मेरे लड़के को दे दो, फलाना दे दो, वो सारी चीजें। रीटा बहुगुणा के ना आने से कोई फायदा हुआ था, ना जाने से कोई नुकसान होगा। ये लोग बात वो नहीं है, जो अपने बूते में तो जीते नहीं थे। मोदी हवा में मोदी जी के मतलब वजह
जी, इसमें मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन लिस्ट आ जाएगी तो हम लोग ज्यादा ठीक से डिस्कस कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैं समझना चाह रही थी कि अभी राज्यसभा चुनाव से आए पहले जो सपा के जो है चीफ व्हिप, उनका पद से इस्तीफा, और क्या आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरे जो है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? बिहार में तो एक एक करके अब तक मुझे लगता है कि राजद के 5 और कांग्रेस के 2, या फिर कांग्रेस के 5 या राजद के 2, ऐसे कुछ है। मैं उसमें कुछ मिक्स कर रही हूँ शायद ये आंकड़ा, लेकिन ऐसा है कि बिहार में जब से नीतीश ने पाला बदला है, इंडिया गठबंधन के कई विधायक एनडीए में जा चुके हैं, बीजेपी के साथ जा चुके हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश में ये स्थिति कैसी दिखती है? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। मैं बहुत स्पष्ट हूं कि जो लोग गए हैं, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, इनको, भाई देखिए, दो तरह के लोग हैं। अगर मोदी है तो मुमकिन है अगले 50 साल मोदी ही जी रहेंगे, अब मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता है, अब बीजेपी ही राज करेगी, ये सब अगर बात है। और जो पॉलिटिक्स करता है, अब कोई पॉलिटिक्स, कोई विचारधारा की पॉलिटिक्स तो है नहीं। पॉलिटिक्स अब इसलिए है कि भाई लोग 5 साल तक तो वेट करने का इंतजार कर लेते हैं कि 5 साल हमारी सत्ता नहीं आई, अगली बार हमारी सत्ता आ जाएगी। तो वो ऐसे लोगों के पास शायद धैर्य नहीं होता है। और एक ध्यान और रखिएगा, बीजेपी में और मतलब एज कंपेयर टू समाजवादी पार्टी, मेरे पास आंकड़े सामने हैं। पिछली बार ब्राह्मण टोटल जो विधायक चुन के आए थे वो 52 थे, 52, जिसमें बीजेपी के 46 थे और समाजवादी पार्टी में 5 थे। ये और एक मोना मिश्रा जी थी जो कांग्रेस के थी। ये आंकड़ा मैं इसलिए दे रहा हूं कि मनोज पांडे जी को शायद अब ये लगता है, और जो भी है उनको कहा गया होगा कि भाई वो रायबरेली से सांसद बनना चाहते हैं, जिसकी बहुत चर्चा है कि उनको रायबरेली से लड़ाया जाएगा। क्योंकि जब से ये तय हो गया है कि अब सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी, तब से बहुत लोगों को लगता है कि रायबरेली इज अ केक वॉक फॉर बीजेपी नाउ। अगर सोनिया गांधी लड़ती तो हो सकता है कि बहुत से लोग नहीं तैयार होते, लेकिन सोनिया गांधी चुनाव से हट जाने से लोगों का वो आसान सीट लग रही। दूसरा बीजेपी का अगर आप देखिए तो बीजेपी तोड़ने से ज्यादा ये भी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि उधर भगदड़ मची। आप कल से बता दीजिए, गडकरी जी का एक 1.25 घंटे का इंटरव्यू है, उसमें से आपने भी जरूर देखा होगा, जो उन्होंने सौरभ द्विवेदी को दिया जी। वो डेविड इंटरव्यू, आपने कहीं उस पर चर्चा होते हुए देखा? बाकी लोग तो आप इधर से उधर चले जा रहे हैं। किसी उसमें बता रहे हैं भाई किसी के वहां विधायिका हैं, उनके हस्बैंड को और उनके बेटे को ले जाके थाने में बंद कर दिया है, तो वो कहीं चलो हम उधर ही वोट दे देते रहे, तो वो एक अलग बात। लेकिन 1.25 घंटे के उस इंटरव्यू को गडकरी साहब के आपने कहीं पे बात होते हुए देखा? क्योंकि गडकरी साहब को अगर जो सारी बातें कह रहे हैं वो कहां पे लागू हो रही है? वो कह रहे हैं कि भाई मैं कोई साधु और सन्यासी अपने को क्लेम नहीं करता हूं, मैं कोई ये नहीं क्लेम करता हूं। फिर वो कहे कि मैं तो भाई बड़ों का जो मेरे सीनियर थे तो सीनियर थे। फिर वो भी कहे मैं एक्स सीएम एक्स पीएम की बात नहीं है, मैं तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। वो ये भी तय कर दे रहे हैं कि मैं कहीं से भाग नहीं रहा हूं यहाँ से। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जब गोपीनाथ मुंडे थे, मेरा उनसे वो था, मतभेद था, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बना तो फिर भी जाके मैंने 2 लोगों के पैर छूटा था, गोपीनाथ मुंडे और अडवाणी जी के। वो सारी बातें वो कर रहे थे जो मतलब मैं पुरानी चीजें याद रखता था, पुराने रिश्ते याद रखता हूँ, कौन सीनियर है याद रखता हूँ। तो हमारे यहाँ जो इस समय बीजेपी का नेतृत्व वो नहीं याद रखता है। तो वो साफ साफ पूरी तरह से मोदी जी के ऊपर ये सारे, वो किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की दुर्दशा की बात कर रहे थे। 10 साल आपकी सरकार है, अब आप किसानों का जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी होगी जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ शाम को कुछ उसको ढकने पोछने की कोशिश की, लेकिन वो बेबाकी से सब चीजों को बोले, इसकी चर्चा तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये, और वो इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनको ये पता लग गया है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, उसमें वो कह गए हैं इस सारी बात। ये बातें फिर से लिस्ट आ जाएगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि बीजेपी इस नैरेटिव को सेट करना चाहती है कि देखो यहाँ आपस में एकता नहीं है, लोग भाग रहे हैं, और इसके लिए लगातार काम करती रहती है जी। मैं इसको दूसरे ढंग से कहूंगा, हिमाचल प्रदेश कह लीजिए या झारखंड कह लीजिए, कहा जा रहा है, नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन लोटस फेल, ये कहा जा रहा है। आप घर में चले जाइएगा और अपने पिताजी से पूछिएगा, मेरी उम्र के होना चाहिए उनको, कि हमारे समय में ये गिरह कट और पॉकेट मार होते थे और ये दूसरे होते थे चोर। तो दोनों बहुत आर्टिस्ट वाला काम था, ये कलाकारों का काम। पॉकेट मारी वॉज एन आर्ट। ये पॉकेट मारी हम और आप नहीं कर सकते कि आप पकड़ जाएंगे,
पॉकेट मारी वॉज एन आर्ट, कि आदमी को पता ना लगे उसकी जेब से आप पर्स निकाल लीजिए। दूसरा, चोरी वॉज एन आर्ट, चोर आता था आपको सोते हुए करके आपका सामान लेके चला जाता था। लेकिन ये जो आर्टिस्ट लोग जब पकड़े जाते थे, इनकी बड़ी पिटाई होती थी समाज में, पॉकेट मार की बड़ी पिटाई होती थी। आज पॉकेट मार के लिए कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस हैज फेल्ड। मतलब ये वहां क्या मैंडेट लेने गए थे? वॉज इट अ पीपुल्स मैंडेट? आप हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहे थे? आप झारखंड में क्या कर रहे थे? आप लोगों के मैंडेट को, इस जनमत का आप अपमान कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा जा रहा है ऑपरेशन लोटस हैज फेल्ड। मेरे हिसाब से ये शुद्ध गिरहकर्ती, पॉकेटमारी और चोरी से कम नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्या लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो तमाम वो क्षेत्रीय पार्टियां, बसपा को तो ले ही लीजिए कि उसने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन जो एनडीए के साथ है, जिस तरह से सीटों के बंटवारे की बात हो रही है, इन सब का जो है भविष्य जो है बिल्कुल ही सिमट जाएगा, संकुचित हो जाएगा? नहीं, वो संकुचित था भी, है भी। अगर आज इसमें से कोई भी पार्टी ऑन देयर ओन क्या कहीं से जीतने की स्थिति में है? देखिए, इन पार्टियों की दिक्कत क्या है कि ये या तो सपा के साथ जाएं या भाजपा उनके साथ, ये तभी तक इनकी ताकत है जब तक ये किसी के साथ चले जाए। अकेले इन पार्टियों का रोल नहीं है और वो वैसे ही रहेंगी। और अगर आप देखिए तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी डील उन्होंने की है। 74 सीट पर लड़ने जा रहे हैं और 6 सीटें इन लोगों को दे दी है ऑन द बैक एंड कॉल। और अभी देखिए और होता क्या है, इसकी भी संभावना है जो कहेंगे कि हमारे सिंबल पे लड़ो कुछ लोगों से, अपना दल बाकी लोगों से कह सकते हैं हमारे सिंबल पे लड़ो, क्योंकि ये सब भाग ना जाए। उनको ये भी डर है ना कि ये जो अकेले वाले लोग होते हैं, जो फ्रीलांसर टाइप काम करते हैं, कि कहीं भी भाग के कहीं भी बैठ सकते हैं। तो इसकी भी संभावना है कि उनसे कहा जाएगा कि हमारा सिंबल हमारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। समय समाप्त हो गया, आपने समय निकाला, चर्चा द ट्रुथ में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश में जो सियासत है बीजेपी की, उसका सच जो है हमने समझने की कोशिश की है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद वर्धन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और पब्लिक इंडिया, इनका बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल जिस पर तमाम सियासी जो बातें होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, उस पर बहुत ही प्रखर और तार्किक जो है वो चर्चा होती है। तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ पर देखिए। और अब दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी शिकायत या फिर सुझाव है तो आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते होगी किसी विशेष अतिथि और विशेष मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात।